अस्सलाम वालेकुम। आपको इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद। और अभी इंतखाबात का मरहला तय पा गया, लेकिन हुकूमत साजी का जो मरहला है उसके लिए मेल मुलाकातें जारी हैं। इंतखाबात के नतीजे में जो नंबर गेम सामने आई है उससे बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि मामलात मखलूत हुकूमत के जानिब बढ़ रहे हैं। नून लीग ने वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए आज़ाद अरकान से राब्ते भी शुरू कर दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास भी हो रहा है। ये दोनों जमातें क्या फैसले करती हैं, इस वक्त इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल जनाब एहसन इकबाल साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इलेक्शन जीतने की, और आपने अपनी सीट जो है वो रिटेन की है। अब मुझे बताइए, मुस्लिम लीग नून इस वक्त क्या सोच रही है? क्या ये जो फार्मूला है, क्या उसमें मुस्लिम लीग नून की जो तरजीहात है वो क्या होंगी? क्या मुल्की मामलात किस तरह से आगे चलने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हो गई है। तो पंजाब के सूबे में तो मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बनाएगी। जहाँ तक मरकज है, आप जैसे नताइज देख चुके हैं कि मरकज में कौम ने स्प्लिट मैंडेट दिया है, किसी को अक्सरियत नहीं दी। मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात है, और PTI के जो आज़ाद अरकान हैं, अगर उनको देखा जाए तो वो अगर मैक्सिमम भी उनकी तादाद गिनी जाए तो वो 100 के लगभग है, जबकि मेजॉरिटी के लिए 134 अरकान चाहिए। तो PTI 34 रुकन शॉर्ट है ऑफ मेजॉरिटी। अब या तो PTI किसी पार्टी के साथ जो 34 MNAs उसको डिलीवर कर सके, उनके साथ इश्तराक करे, तब वो हुकूमत बना सकती है। और दूसरी तरफ जो 16 माह की कोलिशन गवर्नमेंट है, जिसने पाकिस्तान को बैंक्रप्सी से बचाया, और उस वक्त बहुत मुश्किल हालात में जो PTI गवर्नमेंट पाकिस्तान को श्रीलंका बनने के दाने पे छोड़ गई थी, उसने बड़ी मेहनत के साथ पाकिस्तान को अपना पॉलिटिकल कैपिटल कंज्यूम करके उस तबाही से बचाया। अगर आप उस कोलिशन को देखें तो उनके पास 160 से ज्यादा नशिस्तें हैं। अच्छा। तो इस वक्त PMLN, पीपल्स पार्टी, NQM प्लस अदर्स जो चंद छोटी जमातें हैं, ये 160 से ज्यादा इनके अरकान है। तो ये एक बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है उस कोलिशन के हक में, जिसने गुज़श्ता साल 16 माह पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल हालात का सामना किया, जिसमें एक बहुत बड़ी क्लाइमेट डिजास्टर भी शामिल था। तो ये सूरत हाल है नंबर्स की, क्योंकि इस वक्त नंबर्स जो है उस कोलिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, और लगता है यूं है कि कौम ने भी मैंडेट उसी कोलिशन को दिया है कि जो काम आपने अधूरा छोड़ा था उसको मुकम्मल कीजिए, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसके काम को मुकम्मल करें। और इसके मुकाबले में जो PTI का नैरेटिव था उसको लोगों ने अक्सरियत नहीं दी, वो सिर्फ 100 सीटों के करीब है, जो कि इस वे शॉर्ट। लेकिन एहसन इकबाल साहब, क्या आपको लगता है पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ जा सकती है? आज देखिए, उनकी CEC का इजलास अभी चल रहा है, लेकिन वो नदीम अफजल चंद ने कहा कि हमें उनके साथ जाना चाहिए जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है। और फिर फैसल करीम कुर्नी ने बात की, उन्होंने कहा वजीर आजम बिलावल भुट्टो को बनना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी भी कोई सिचुएशन हो सकती है, और नून लीग क्या इस तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, हम तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। अगर पीपल्स पार्टी PTI के साथ कोलिशन में जाती है तो एक बड़ा मजेदार कॉम्बिनेशन होगा। हम भी देखेंगे, हमारे लिए तो इसमें बड़ी दिलचस्पी होगी कि ये आगे चलेगा। लेकिन ये एक बड़ा गैर फिक्री सा अलायंस होगा, क्योंकि इमरान खान साहब की शायद हमारे लिए इतनी शिद्दत से तकारीब नहीं मौजूद जितनी उनकी आसिफ जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के हवाले से रिकॉर्ड पर है। लेकिन इनमें आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि परवेज इलाही साहब को भी इसी शद्दोमत से वो क्या क्या अलकाबात से थे, फिर उनके साथ भी उन्होंने अकोमोडेशन कर ली। लेकिन बज़ाहिर जो इस वक्त मारूजी हालात है, उसमें पीपल्स पार्टी और PTI का जो इत्तेहाद है वो हम बात तो एक मफरूजे पर कर रहे हैं, लेकिन बिल फर्ज अगर ऐसा होता है तो नून लीग इसका मतलब है तैयार है ऑपोजिशन में जाने के लिए, अगर वहां पर कोई इनका आपस में मामला बन जाता है। देखिए, जो अगर वो तो एक मफरूजा है ना, लेकिन जो अभी तक हमारी मीटिंग हुई है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से, उसमें एक असूली इत्तफाक राय और कंसेंसस था कि हमें अगले जो मराइल हैं उसके अंदर इश्तराक के ऑप्शन पे तरजीह देनी चाहिए। तो मैं होपफुल हूँ कि पीपल्स पार्टी उस कोलिशन का हिस्सा बनेगी, क्योंकि हमने 16 माह
इकट्ठे काम किया है, बहुत मुश्किल हालात में काम किया है। तो एक वर्किंग रिलेशनशिप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, MPM का और दूसरी पार्टीज का आपस में मौजूद है। अच्छा। हमने वो कोalition के जिसको लोग कहते थे 1 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती, वो बड़े कामयाबी से 16 माह टिल एंड ऑफ द टेन्योर चली है। तो इसलिए मैं होपफुल हूँ कि ये कोalition इंशाल्लाह ताला अपनी अक्सरियत के साथ हुकूमत साजी कर लेगी। अच्छा, ये कोई मुख्तलिफ फार्मूले चल रहे हैं, कोई बात कर रहा है 2.5 साल के प्राइम मिनिस्टर की, क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि हमारी तो अंडरस्टैंडिंग एहसन इकबाल साहब मामलात की है कि जो भी हुकूमत बने मजबूत बननी चाहिए। तो आपकी इस पर क्या राय है? जी, वो ये है कि ये एक गैर मंतकी सा फार्मूला है, इसलिए कि जो भी हुकूमत बनेगी उसको पहले 2-3 साल मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा और इन मुश्किल हालात से गुजर के वो आखिरी 2 सालों में अवाम को कुछ रिलीफ दे सकेगी। तो ये कह देना कि पहले हाफ में एक वजीर आजम आए कि जो कांटों की सेज पे बैठे और अगले हाफ में एक वजीर आजम आए जो फूलों की सेज पे बैठे, ये कोई फेयर नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बने वो फुल टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, ताकि वो दिल जमी के साथ वो रिफॉर्म्स कर सके जिनके नताइज और डिविडेंड्स वो आखिरी 2 सालों के अंदर कौम को पेश कर सके। अच्छा, और ये एहसन इकबाल साहब, नून लीग का बड़ा प्रिंसिपल स्टांस था वोट को इज्जत दो पे, फिर अभी ये जो आजाद उम्मीदवार जीते हैं उन पर भी बहस चल रही है कि क्या नून लीग को इनको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपकी इस पर क्या राय है? पार्टी में तो शामिल हुए हैं कुछ लोग, बट व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? जी देखिए ना, इसमें जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो टेक्निकली दे आर अंडर नो कंपल्शन। उनको अलबत्ता ये है कि 72 घंटों में ये तय करना है कि अगर वो किसी पार्टी में शरीक होना चाहते हैं तो वो शरीक हो सकते हैं। इस वक्त कोई 10-12 के करीब ऐसे MNAs इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए हैं जो टोटली नॉन PTI बैकग्राउंड से हैं। अच्छा। और वो मोस्टली उनमें मुस्लिम लीग नून के वो उम्मीदवार हैं कि जो किसी वजह से टिकट हासिल नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़के सीट जीती है और अब वो अपने पेरेंट पार्टी में वापस आना चाहते हैं। उसमें तो कोई कबात नहीं है। नहीं, मगर टेक्निकली सर, वो टेक्निकल तो आप बात करें, लेकिन हैं तो ये तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, इनको नहीं है। देखिए, ये एक तासुर जो मीडिया के अंदर आया है ना कि वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट्स को PTI स्पॉन्सर दिखाया जा रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। यकीनन उसमें एक अक्सरियत PTI के उम्मीदवारों की है, लेकिन एक खतीर तादाद उसमें उन इंडिपेंडेंट्स की है कि जो नॉन PTI मैंडेट के साथ आए हैं, या वो मुस्लिम लीग नून के पार्टी के टिकट एप्लीकेंट्स थे, या वो जेन्युइनली आजाद उम्मीदवार हैं जो इलेक्टेबल्स थे, जो अपनी नशिस्तों से जीत कर आए हैं। तो अगर आप इनको निकाल दें तो बाकी 2/3 यकीनन इंडिपेंडेंस में से PTI के हमायत याफ्ता है। अच्छा, लेकिन अब पंजाब में तो आप लोग बना रहे हैं हुकूमत, वहां पर तो ऐसा लगता है कि 186 का जो नंबर है वो नून लीग अचीव कर लेगी, या आजाद उम्मीदवार भी शामिल हुए हैं। तो वजारत आला मरीम नवाज का ही नाम फाइनल है? ये अभी तक कोई फाइनल नहीं है। पार्टी ने हमारे जो कायद है नवाज शरीफ साहब को ये इख्तियार दिया है कि वो नॉमिनेट करेंगे कि कौन पार्टी की तरफ से चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा। तो जब उनकी तरफ से किसी की नामजदगी होगी तो फिर उसके बाद हम कह सकेंगे कि किसका फैसला हुआ है। अभी तक तो कोई ऐसा कतई फैसला नहीं हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो बात कर रहे थे। और मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, NA 48 से इन्होंने जो वो इलेक्शन लड़ा है, और हसन एडवोकेट साहब MKM से, वो NA 236 से जो है वो मुंतखब हुए हैं, वो मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं। फिर कोई दरमियान में पीपल्स पार्टी की जो CEC के इस वक्त मामला जो है वो चल रहे हैं, वो भी जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, वहाँ से भी अपडेट जो है वो लेते हैं। लेकिन अली बुखारी साहब, ये अभी जो सारा मामला बना हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम तो है, ये अभी भी खबर चल रही थी जो 18 दरखास्तें जो थी वो भी मुस्तरद कर दी हैं लाहौर हाई कोर्ट ने। क्या आप लोगों के पास आगे का रास्ता क्या है इसके बाद? लेकिन ये 2 डिफरेंट थिंग्स हैं जिनको मैं अलग-अलग एड्रेस करता हूँ। नंबर 1 ये कि जो इलेक्शंस हुए, सपोज मैंने इस्लामाबाद NA 43 से इलेक्शन लड़ा और एज पर रिकॉर्ड मैं 50,000 वोट से जीता इस्लामाबाद NA 43 से, और मेरे जो काउंटर पार्ट थे जो उनमें से आज़ाद थे, एक की 29,000 वोट थी, मुस्तफा नवाज खोकर साहब की भी वोट थी, इसके बाद तारीक लब्बैक की भी वोट थी, और जमात इस्लामी एंड अदर थिंग।
अच्छा। अब जब आपने फॉर्म 45, क्योंकि हमने तो इसके ऊपर बड़ा वर्क किया, हमने तो पेपर वर्क किया, हमारे साथ एक मेरे साथ एक वकला की बड़ी तादाद थी, और जो फॉर्म 45 आए, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, हम लोग रात को जीतने के बाद हमने उसको खुशियाँ मनाई, एंड सुबह पता चला कि रिजल्ट चेंज हो गया। और रिजल्ट कैसे चेंज हुआ? दिस इज़ होली सोली ऑल, मैं कहता हूँ, एक्टिविटी वॉज डन बाय आरओ। अच्छा। और जो कि उसको एलिजिबिलिटी नहीं थी ठीक कि आपने फॉर्म 45 के बाद प्रोसेस अडॉप्ट करना है, लॉ अडॉप्ट करना है, कोई अपनी मर्जी नहीं करनी, कोई इसके अंदर कोई पकमल बादशाही नहीं है। आपने कैंडिडेट्स को बुलाना है, कैंडिडेट्स आएंगे, उनके सामने आप फॉर्म 45 जो है वो रखेंगे, देन फॉर्म 47 इशू करेंगे। अंदर ही नहीं जाने दिया गया, और आज तक नहीं जाने दिया जा रहा। इवन ये भी नहीं पता कि आप हमें कॉपीज तो दें। अच्छा। लेकिन ये तो एक स्टेज हो गई, नहीं, ये वो एक अभी स्टेज वहां जो है खत्म वो, नहीं हुई। अच्छा। मैं दो चीजें इसलिए डिफरेंट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो कैंडिडेट जिताया गया, ही वाज नॉट इन द रन, ही वाजंट इन द रन, और जो बाकी कैंडिडेट्स थे उन सबके फॉर्म 45 टैली की, और सारे के सारे पटिशनर बने कि जनाब ये नहीं जीता, अली बुखारी जीता है, हमारा रिकॉर्ड भी यही कह रहा है। सो आरओ साहब तो बताए ना पहले कि वो रिकॉर्ड कहां से लेकर आते हैं, ही इज आंसरेबल टू दिस नेशन। अब आपके पास रास्ता क्या है? पिटिशंस हैं, बट ये कुछ लोगों का ख्याल है कि ये रूटीन की एक्सरसाइज है, या हर इलेक्शन के बाद हम देखते हैं इंतखाबी नतायज चैलेंज होते हैं। देखें, ये रूटीन की बात नहीं है, ऐसे नहीं होता। आपको बहुत से एलिगेशन नजर आए, 90s में भी आए, आपको 2000 में भी इलेक्शंस में आए, लेकिन प्रूवन चीज़ें जो हैं वो प्रूव्ड थिंग्स शुड नॉट बी प्रूव्ड अगेन एंड अगेन। रीज़न बीइंग कि हमारे जितने कैंडिडेट्स थे उन सब के पास अपने फॉर्म मौजूद हैं। फॉर्म 45 हम सब के टैली कर रहे हैं, हम सब के फॉर्म 45 कह रहे हैं जी कि ही इज़ द नंबर 1, ही इज़ नंबर 2, ही इज़ नंबर 3, ही इज़ नंबर 4, नंबर 5, और हम सब इकट्ठे हैं, सबकी पिटिशन जॉइंटली होगी। इस्लामाबाद की ये NA 48 की वाहिद सीट है पूरे पाकिस्तान में जिसके ऊपर जितने कैंडिडेट्स हैं हारे हुए, वो भी कह रहे हैं कि जी ये जीत गया, हमारा रिकॉर्ड ये कह रहा है, और हम सबका रिकॉर्ड टैली है। अब ये तो आरओ बताएगा ना कि उसने एक आउट ऑफ टर्न बंदे को कैसे उठा के जिता दिया। अब ये रूटीन की एक्सरसाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल, कल हमने पिटीशन की, क्योंकि मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, मेरी बार है अपनी, हमने पिटीशन फाइल की लॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स। मैंने तो वो सारे की सारी सॉफ्ट कॉपीज भी प्रोवाइड की, मैंने हार्ड कॉपीज, पेपर बुक्स तमाम कमीशन के लोगों को प्रोवाइड की, और इंटरनेशनली भी की। जब वहां पर आई और उनमें ये लॉ डिस्कस हुआ कि जी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि कैंडिडेट या उसका नॉमिनी अंदर होगा, हाउ कम और मुझे रोक सकता अंदर जाने से? उसने खुद ही कर दिया। कहां से कर दिया उसने? अच्छा, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर ग्रांट। लेकिन तहरीक इंसाफ के भी मैं थोड़ा इस पे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहूंगा, आगे ऑप्शंस क्या है? हसन साहब, वाकई जो है वो तमाम पार्टियां एतराज कर रही है, मुस्लिम लीग नून ने भी उधर एतराज कर दिया है, जो मानसेरा और केपी के अंदर बहुत सारी सीटों के ऊपर। तो यह वाकई बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं इलेक्शन के अंदर, और कराची का जो इलेक्शन है उसमें एमक्यूएम की जीत पर भी बड़े एतराजात हो रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इलेक्शन एक्ट के अंदर हर दफ़ा इलेक्शन से पहले कुछ ज़रूरी अमेंडमेंट्स की जाती हैं, और पार्लियामेंट का काम है कि उसमें नेसेसरी वक्त के साथ साथ अमेंडमेंट्स कर दे। अच्छा, जितनी भी अमेंडमेंट्स होती हैं उसको इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन हर दफ़ा हारने वाले जीतने वालों पर इल्ज़ाम ही लगाते हैं, और इलेक्शन कमीशन क्योंकि इंडिपेंडेंट इदारा है उसके ऊपर इल्ज़ाम की बौछार लगती है। पिछले 2018 में भी इसी तरह से था, उससे पहले 13 में भी, 8 में भी इसी तरह से होता आ रहा। ये भी अभी वही वेव है, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर एक के पास जेब में कैमरा मौजूद है, और वो उस कैमरे का एक इस्तेमाल वो जायज़ नाजायज़ हर तरह से कर रहा है, और उसको जिस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है वो सबके सामने। डेफिनेटली 100% नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने, बहुत ज्यादा सही नहीं थी सारी चीजें। हमें भी कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात हैं फॉर्म 45 के हवाले से, हमें भी कहीं तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जहां पर पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा है, जहां पोलिंग बहुत लेट शुरू की गई है, बहुत सी जगहों पर, कराची में भी ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा क्यों है कि अगर कोई जीत जाता है कैंडिडेट तो वो इलेक्शन रिग्ड नहीं है, वो इलेक्शन ठीक है, और जो हार जाता है वो कहता है कि वो इलेक्शन रिग्ड हुआ है और उसमें इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत गए तो वहां पर तो कोई इतराज नहीं कर रहे, लेकिन कराची में अगर एमक्यूएम जीत गई तो सबको इतराज हो रहा है। वो कोई भी जमात, सियासी जमात हो, वो कराची में भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है, चाहे वो जमात इस्लामी। पूरे पाकिस्तान में कहीं वोट नहीं मिला, कहीं सीट नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान कराची के अंदर उसको इतराज ये है कि जी हमें सीट क्यों नहीं दी गई, हमारे साथ हाथ हो गए। तो जमात इस्लामी वाले भी कह रहे हैं पीटीआई वाले जीते हैं, हाफिज नईम ने तो आज ये कहकर अपनी नशिस्त छोड़ दी। तो वो उन्होंने छोड़ दी, तो उन्होंने ली कैसे थी और क्यों ली थी वो भी तो बताएं। कैंडिडेट तो हमारा जीता हुआ वहां पे,
वो बताएं हाफिज नईम साहब कि ये सीट उनको किसने दी थी, वो किस तरह से जीते थे और किस तरह इन्होंने हासिल की थी, और ये 3 दिन क्यों रखी अपने पास ये सीट। और 3 दिन बाद जब उनके अपने जो साथ के उनके शूरा के लोग हैं, जब उन्होंने उनके साथ जो है वो सवाल जवाब शुरू कर दिए कि आप अपनी सीट ले आए, हमारी सीट क्यों छोड़ के आ गए, तो उन्होंने वो सीट वापस करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो उनको तो खुद क्लियर करना चाहिए कि उनके जो अमीर हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के सिराजुल हक साहब, उनको अगर सीट नहीं मिली, वो नहीं जीत सके, उनको वोटर्स ने उनको वोट नहीं दिया, तो उनके लिए तो हाफिज नईम उर रहमान साहब ने कोई लफ्ज नहीं किया, क्योंकि जमात इस्लामी के अमीर हैं भाई, वो पूरे पाकिस्तान के, उनका नाम है सिराजुल हक। नईम उर रहमान साहब जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर तो नहीं है, सिर्फ कराची शहर के अमीर, हैदराबाद के कुछ और हैं, लड़काने के कुछ और हैं, लाहौर के कोई और अमीर है। तो ये इनको जो इतना बड़ा एक पोर्ट्रे किया जाता है, और वो पूरे पाकिस्तान में शायद वो वाहिद ही है जो सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी तशहीर करते हैं, वो उनके जो तर्ज अमल है वो जमात इस्लामी वाला तर्ज अमल नहीं है। इसी तरह से पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जहां जीते हैं वहां पर वो इतराज कर रहे हैं, वहां पे इतराज तो नहीं कर रहे। कराची में अगर एमक्यूएम ने तो आप ये कह रहे हैं ये बड़ा सेलेक्टिव सा एतराज है। अच्छा, मैं हसन भाई मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, लेकिन पहले जरा कादिर मंदोखेल साहब से भी पूछ लूं कि पीपल्स पार्टी इन मामलात को किस तरह से देखते हैं। एक तो कादिर मंदोखेल साहब, इलेक्शन पर जरा बता दीजिएगा, आपके ख्याल में ये रूटीन मैटर्स हैं जो इलेक्शन के अंदर हमने बेज़ाब्तियां देखी हैं, और दूसरा पीपल्स पार्टी की क्या अप्रोच है? पीपल्स पार्टी क्या अभी भी चाहती है कि बात हो, कोई देखा जाए कि आगे किस तरह से जो है वो चलना है? क्या पार्टी के अंदर जो आप जैसे लोग हैं, क्या वो उनकी राय है? साबिर साहब, जो 36,000 वोट जी कादिर मंदोखेल साहब, आपकी ऑडियो ठीक नहीं आ रही, आपको जरा दोबारा मिलाते हैं। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो कादिर मंदोखेल साहब से बात करते हैं। अली बुखारी साहब और हसन साबिर साहब मेरे साथ हैं। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले कादिर मंदोखेल साहब बात करना चाह रहे थे। कादिर मंदोखेल साहब, ये जो एतराजात हैं वो हर पार्टी, ज़ाहिरी बात है, जहां से आ रही है तो सिर्फ उसको वहीं पर एतराज है, बड़ा सेलेक्टिव सा एतराज है, जो बात हसन साबिर साहब कर रहे थे। तो फिर ये क्या है, ये क्या पार्टियों की चॉइस है कि जहां से जो है वो हारे हैं वहीं पर जो है वो एतराज करें, जहां से जीते हैं वहां पर एतराज नहीं है? देखिए, हसन साबिर साहब जिस सीट पे खड़े थे, या इमरान खान साहब जीते थे 2018 के इलेक्शन में, और उसके बाद ये जमनी में आलमगीर खान साहब जीते। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये कुरंगी वाली सीट है ना? नहीं, ये गुलशन इकबाल वाली, गुलशन इकबाल, ठीक है। यहाँ पे आलमगीर साहब 1,15,000 वोट लेके यहाँ पे फॉर्म 45 में मौजूद है, और 1,15,000 की बजाय उनको सिर्फ 15,000 शुरू की है। या एहसान साबिर साहब जो 36,000 वोट लेके इनको कामयाब करार दिए, ये थे तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे थे पीटीआई के आलमगीर साहब, दूसरे नंबर पे पीपल्स, तीसरे नंबर पे थे। ये मौजूद है, और ये वो सीट है जो कराची की सबसे बेहतरीन सीट इमरान खान साहब के लिए चुना गया, और वो जीते 2018 में। तो ये पहली बात। इस पर आपको भी एतराज है? आप पीपल्स पार्टी के होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि इस हल्के से जो है वो पीटीआई को जीतना चाहिए था? जी बिल्कुल, पीटीआई 1,15,000 आलमगीर खान साहब ये जीते थे, और इनको 15,000 शुरू किए, और इनको 36,000 शुरू किए। ये पहली बात। दूसरी बात, ये सोराब गोग से जहाँ पूरा पश्तून बेल्ट है, वहां पे इकबाल महसूद एक कैंडिडेट जो पीपल्स अपना एमकेएम ने इश्यू किया था, उसको जिताइए, ये पूरी तरह से वहाँ एमकेएम वोट देंगे। तीसरी ये कि मुस्तफा कमाल साहब जहाँ इन 242 में इसको डिक्लेयर किए, यहाँ पे जाली वोट पकड़ेंगे। आज भी इलेक्शन कमीशन के सामने 25 से 30,000 जाली वोट मुस्तफा कमाल के पतंग के स्टैंप आज भी मेरे पास मौजूद है, और मैंने लिखा है बकायदा। अच्छा। आज सिंध कोर्ट में हमने पिटीशन भी फाइल की है, और मुस्तफा कमाल साहब जितनी गुंडागर्दी ये कर सकते, जहाँ 259 लोगों को जिंदा जलाया मुस्तफा कमाल साहब ने एक्सेप्ट किया है, 33 जालियों को शहीद किया है, और 8 फरवरी को जितना गुंडागर्दी उन्होंने की है वो पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में पहला वाक़या है। लेकिन ये कादिर भाई कराची में क्यों हुआ? क्योंकि सिंध में तो हमने देखा पीपल्स पार्टी को बाकी तो लैंडस्लाइड एक तरह से विक्ट्री मिली है, इतनी तो सीटें मिल गई, तो फिर कराची में पीपल्स पार्टी को पीछे क्यों रखा गया और एमकेएम को आगे कर दिया गया?
बाकी सिंध में फिर ये क्यों नहीं हुआ? मैं आपको बताऊं ना, मैं अपनी कैंडिडेट की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हरगीज खान साहब की तारीफ कर रहा हूँ, जो 1,15,000 वोट लेके साबिर साहब के मुकाबले में वो लिया था और सिर्फ 15,000 वोट शोध किया है। 1,15,000 के बजाय सिर्फ 15। मैं ये नहीं कहता हूँ पीपल्स पार्टी का यहाँ कैंडिडेट जीता था, पीपल्स पार्टी कैंडिडेट दूसरे नंबर पे था, एमक्यूएम के एहसान साबिर साहब तीसरे नंबर पे था। अच्छा। और ये वो सीट थी जहाँ इमरान खान साहब 2018 में अपनी पसंद से लिया था। अब अंदर लगा लो कि सबसे चॉइस इमरान खान साहब की हुसैन इकबाल थी, जहाँ वो बड़ी मार्जिन से वो जीते थे, और उसके बाद जमीनी इंतखाबात में आलमगीर खान साहब जीते थे, और आज भी आलमगीर खान के 1,15,000 वोट है। नंबर एक में। दूसरी बात ये मुस्तफा कमाल साहब, दूसरी बात ये कि बल्दिया टाउन में जहां मुस्तफा कमाल साहब के 71,000 वोट चुकी है, वहां पे 25 से 30,000 इनके जिली स्टैम्प के लगा हुए बैलेट पेपर ओरिजिनल आज भी हमारे पास है, जो आज मैंने 3 बजे इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में मैंने वहां शूट की है, मैंने स्टेटमेंट दी है। आप मुझे बता दो कि मुस्तफा कमाल साहब इससे पहले चौथे नंबर पे आते 2021 की जमीन में मेरे मुकाबले में, तो आज 71,000 वोट यानी 1,68,000 वोट कौमी असम्बली के डाले गए, और सूबाई असम्बली के सिर्फ 50,000 डाले, यानी प्रिजाइडिंग अफसर ने कौमी असम्बली के बैलेट पेपर तो दिए है मगर सूबाई को नहीं दिए। ये रिकॉर्ड, अच्छा, इनके स्टैम्प जाली है, जो ओरिजिनल है, और बैक साइड में जो स्टैम्प लगे हुए हैं स्टेशन का अलग एक सीरीज है। ये जितनी भी दानगी उनकी है, आज सिंध कोर्ट में हमने चैलेंज किया, इंशाल्लाह फैसल वाडा की तरह, शहबाज शरीफ की तरह, और इंशाल्लाह मुस्तफा कमाल को भी इसको इंशाल्लाह मैं अगले 4-6 महीने में चर्चा कर दूंगा। साथ रहेगा आसान भाई, ये दूसरी गवाही जो है वो पीटीआई की फेवर में आ रही है, ये क्या मामला है? मेरी गुजारिश सुन ले। मुझे तो लगता है आवाज बाख्ता हो गए मंदोखेल साहब, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अपनी पार्टी पॉलिसी को भी नहीं जानते कि क्या चल रही है, और ये जिस तरह के नैरेटिव दे रहे हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इनकी रिपोर्ट दर्ज करें। इन्होंने जो इलेक्शन जो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर दरवाजे तोड़े, बैलेट बॉक्स तोड़े, बैलेट पेपर वहां से निकाले, और दूसरी वीडियो बना के कि ये मुस्तफा कमाल पतंग के निशान लगी हुई हमें बैलेट पेपर मिल गए, इनके ऊपर तो एफआईआर इलेक्शन कमीशन खुद दर्ज करवाएगा। दूसरी बात यह कि ये कह रहे हैं कि इनके पोजीशन में बैलेट पेपर है, बट कितना जबरदस्त काम इन्होंने कर लिया कि इन्होंने कहां से कब्जा की होंगी वो किताबें, वो बैलेट पेपर जहां से इन्होंने निकाले होंगे, कहीं से तो इनके पास बुक आई होगी ना, इनसे तफ्तीश होनी चाहिए कि इन्होंने ये बैलेट पेपर कहां से इनके पास बुक्स थी, इन्होंने कौन सी बुक्स अपने पास रखी हुई जो अब तक इनके पास है, और ये शो कर रहे हैं कि 25,000 बैलेट पेपर इनके पास है। इनसे पूछा जाना चाहिए कि किस जगह से इन्होंने निकाले। कादिर मंदोखेल साहब का मामला है, लेकिन मैं एक मिनट कादिर भाई आता हूं। मैं नहीं, कादिर मंदोखेल का मामला नहीं है, इन्होंने मुस्तफा कमाल पे बात की है, इन्होंने मुस्तफा कमाल पे बात की। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूं, पार्टी पे बात कर लें, पार्टी पे बात करें। इन्होंने पेश किया है इनकी पार्टी की नहीं, इन्होंने भी मुस्तफा कमाल पे बात की, इन्होंने पार्टी पे बात नहीं की। इन्होंने पहले मुस्तफा भाई की बात का जवाब दे दूं ना इनको। इन्होंने जो बातें की हैं कि ये इसने लोग जला दिए, फलाना कर दिया, इनको पता क्या है इस बारे में? इनको मालूम क्या है इस बारे के अंदर? कुछ भी मालूम नहीं है। ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि वहां से पख्तून खड़ा कर दो। भाई ये एमक्यूएम है, ये कौमी जमात है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, इसमें पख्तून भी है, बलोच भी है, सिंधी भी है, मुहाजिर तो है ही इसके अंदर, पंजाबी, सराइकी, कश्मीरी सब है। ये एक मजमुआ है, ये पाकिस्तान की वो जमात है जो हमेशा। लेकिन आप देखिए, जो सवाल था वो ये कि अब क्या ऐसा हुआ है कि एमक्यूएम को वोट पड़ा है? अब क्या इन इंतखाबात में ऐसा क्या हुआ है कि वोट पड़ा है कि 2018 में भी एमक्यूएम को वोट पड़ा था, 2018 में भी एमक्यूएम को वोट पड़ा था, और एमक्यूएम का उस वक्त मैंडेट चुराया गया था। उस वक्त एमक्यूएम को फॉर्म 45 नहीं मिले थे, उस वक्त भी एमक्यूएम के वोट के ऊपर डाका डाला गया था। और 2018 का इलेक्शन जैसे पूरे पाकिस्तान में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसी तरह से एमक्यूएम कैसे एक्सेप्ट कर लेगी उसको? एमक्यूएम के मैंडेट के ऊपर डाका, इसका सबूत कल आपने नहीं देखा जिना ग्राउंड के अंदर लाखों की तादाद में लोग निकल कर आए, रात भर पूरी फैमिलीज के साथ वहां बैठे रहे, वहां पर उन्होंने भरपूर एतमाद का इजहार किया। वो वोटर थे, पीपल्स पार्टी जमा करके तो दिखाए। पीपल्स पार्टी के पास कराची में क्या मैंडेट है जो मंदोखेल साहब कहते हैं कि जी इनका वोटर था और इनका सपोर्टर था? दिखाएं जरा इतना मैंडेट जितना ग्राउंड के अंदर। ठीक है, जरा अब उनको 1 मिनट जरा जवाब दे लेने दे, वो बात करना चाह रहे। हाँ जी कादिर मंदोखेल साहब। देखिए, मुस्तफा
साल पहले ज़मीनी इंतखाबात में मैंने चौथे नंबर पे छोड़ा था। उस वक्त मेरे पास 1 रुपये का काम नहीं था। मुस्तफा कमाल का जिसने था, कादिर भाई जिसने आवाज आ रही है जी, मुस्तफा कमाल जिसने खालिद बिन सिद्दीकी को रॉ का एजेंट डिक्लेयर किया है। मुस्तफा कमाल जिसने कहा मैं मौसम नाम दफन करने आऊँ। मुस्तफा कमाल जिसने कहा मैं एमकेएम को दफन आऊँ। ये उसी पर्सन सारे लोग हमारे साथ थे। इस शख्स ने बल्दिया फैक्ट्री के 259 लोगों को जिंदा जलाने वालों को अपना कोर्ट में खड़ा हो गया, इसके बाद गवाही तो इसको बोले कोर्ट में जाए, पार्टी के वालों को बोले गवाही दे जाके। इस शख्स ने यहाँ पे 71,000 किए, वहाँ पे 1,88,000 असम्बली के वोट डाले गए। वहाँ सूबाई असम्बली के 50,000 बैलेट पेपर इशू है। ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। मुस्तफा कमाल साहब ने जिस तरह वहाँ पे बैलेट पेपर आधारों का नाम इस्तेमाल करके अपने आप को शूट किए, वहाँ हमने वक्त पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने इलेक्शन कमीशन को मुतला कर दिए कि ये आला आधारों को बदनाम कर रहा है। मैं एक बात बता दूं कि मुस्तफा अब इलेक्शन पे जरा वापस आना चाहता हूं मैं, जरा 1 मिनट मुझे दीजिएगा। अली बुखारी साहब, ये तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है कि ये अपने जो आजाद उम्मीदवार आपके इधर उधर हो रहे हैं, लेफ्ट राइट हो रहे हैं, इनको अपने पास रख सके? देखें जी, ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये तो बड़े नजरियाती किस्म के लोग हैं जो 9 मई के बाद भी पार्टी के साथ खड़े रहे, लेकिन अब ये क्यों पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? देखें जी, नजरियाती लोग हैं और पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। इनको आज़ाद भी ज़बरदस्ती किया गया है, बल्ले का निशान लिया। मैंने अपना टिकट अप्लाई किया, मैंने टिकट दिया और मैंने टिकट सबमिट कराया, और उसके बाद फिर जो हुआ आपको पता ही है। और रात को 11 बजे तक हम बैठे रहे और ऑफिस में, और देन उसके बाद हमें डिक्लेयर किया गया और देन भी हम इलेक्शन में गए और पैराशूट मेरा साइन था NA48 से, और इवन एंड अदरवाइज मैंने जो है 75,000 प्लस वोट लिए और मेरे काउंटर पार्ट के 30,000 निकले, और आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आउट ऑफ ब्लू कहां से वो आ गए। द थिंग इज के ठीक, लेकिन अब ये इस पर आए जरा, ये जो उम्मीदवारों को आप किस तरह से इकट्ठा रखेंगे? आप खुद भी वकील हैं, इसकी क्या लीगली जो है वो क्या इनके ऊपर कोई कदगन आती है? हम अपनी कोर कमेटी मीटिंग इसमें आज कर चुके हैं। अच्छा, और सुबह इंशाल्लाह हम इसके अंदर एक प्रॉपर तरीकाकार भी वज़ा करेंगे। और थर्डली ये कि जो पार्टी के साथ एफिलिएटेड लोग हैं, जो पार्टी के साथ जिन्होंने मारें खाई, जो नजरियाती लोग हैं, वो खड़े रहेंगे और खड़े हैं। और उन्होंने प्रूव किया कि इतनी मुश्किलात के बाद भी वो इलेक्शन लड़े, जबकि मेरे अपने मुखालिफ कैंडिडेट तकरीर करता होता था कि मेरे डब्बे भरे हुए आ जाएंगे। आप रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो बात मैं आपसे करके जा रहा हूँ, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, और मैं जीतूंगा जो मर्जी कर लूं। सो इवन एंड अदरवाइज हमने इलेक्शन लड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्शन लड़ा, और लोगों का मैंडेट लेके बैठूंगा आपके पास। क्योंकि मेरे साथ अगर 7 कैंडिडेट्स थे, उसमें से 6 कहते हैं कि हम यही जीता है, और एक इसको जिताया गया, उसको ये नहीं पता कहां से जीता हूं। लेकिन इवन एंड अदरवाइज वी स्टैंड विद अवर पार्टी। अच्छा, तो आपके पार्टी के लोग आपके साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बातें हो रही हैं कि 20 लोग चले जाएंगे, 30 लोग चले जाएंगे, ये बातें तो फिर एक रूमर्स भी फैलाए जाते हैं। और जो पार्टी के नजरियाती लोग हैं वो कहीं भी नहीं जाते। अच्छा, बड़ी बड़ी पार्टी मुश्किल भी आया। आपको याद होगा कि एक टाइम ऐसा आया था कि मुस्लिम लीग नून के पास टिकट देने के लिए बंदा कोई नहीं था, और हमारा इतनी मुश्किल दौर में भी 265 बंदों को टिकट मिले। इवन एंड अदरवाइज मेरी सीट पे भी 8 बंदों ने टिकट मांगा हुआ था। ठीक है, मैं एक ब्रेक के बाद वापस आता हूं, और ब्रेक के बाद कुछ हम जरा बात करेंगे कि ये जो आगे कौन सी पार्टी किसके साथ बैठेगी, बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए, आजाद उम्मीदवारों का क्या होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हसन साहब, देखिए अभी एक तो एमकेएम की जो तरजीहात हैं वो आगे बढ़ने के लिए, एक आपने नून लीग के साथ पहले भी मीटिंग की थी इलेक्शन से पहले भी, और उसमें असूली तौर पर इत्तेफाक हुआ था, लेकिन उसमें बड़ा मुतालबा आपका वही था कि लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन किया जाए। अभी 3 सूबों के अंदर बड़ी मजबूत सूबाई हुकूमतें आने वाली हैं। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून, और केपी में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो बनेगी। ये सूबाई हुकूमतें आपको लोकल बॉडीज इख्तियारात देने के लिए तैयार होंगी क्या? ये जो आपकी जो विश लिस्ट है कि चलना है, आप चौथी बड़ी पार्टी अब बन गए अगर पीटीआई को काउंट करें जो उनका, तो क्या ये 17 सीटों का वजन आप किसी के साथ कमिट करने को जो है वो तैयार हैं? देखें, हमने तो ग्रास रूट लेवल पे जो 18वीं तरमीम के अंदर जब ये लिखा गया था आर्टिकल 140A में कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो डिवॉल्व कर दिए जाएंगे
लोकल गवर्नमेंट को। लोकल गवर्नमेंट इज अ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट। तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ऑर्डर सादिर फरमा दिया 2022 के अंदर, और सिंध हुकूमत को ये कहा है कि वो डिवॉल्व कर दे, इमीडिएटली कानून साजी करके डिवॉल्व करिए तीनों पावर्स को, लेकिन उसके बावजूद सिंध हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की थी उसने डिवॉल्व नहीं किए। हम ये जो तरमीम है हम सेनेट में जमा करवा चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि ये इख्तियारात कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हो, यूनिफॉर्मिलिटी हो। इसमें सूबे को इख्तियार नहीं होना चाहिए कि एक लोकल गवर्नमेंट जो एक तीसरी हुकूमत है, जिले हुकूमत, उसका इख्तियार भी आइन में दर्ज किया जाना चाहिए। जैसे जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियारात लिखे हुए, वजीर आला और वजीर आजम के इख्तियारात लिखे हुए, इसी तरह से जो लोकल गवर्नमेंट है उसके इख्तियारात भी लिखने चाहिए। जो इलेक्टेड मेयर हो उसके पास ये इख्तियार हो, उसको पता हो कि उसके पास कौन कौन सी डोमेन है, किन कामों को करना है। एनएफसी के अंदर जो पैसा एनएफसी के जरिए सूबों में आता है, लेकिन अब देखें ना, आपको पीपल्स पार्टी के साथ बैठना पड़ सकता है, पीपल्स पार्टी के साथ आपको बैठना पड़ सकता है। एमक्यूएम इन ये जो सारे मामलात हैं इनको आगे चलाने के लिए तैयार है? आपके ख्याल में पीडीएम की जब हुकूमत थी वो तो चले एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट थी, लेकिन ये तो अब आप 5 साल के लिए बैठेंगे, जिस पार्टी के साथ भी बैठेंगे, और अगर आप नून लीग के साथ चलते हैं तो फिर शायद सिर्फ नून लीग के साथ नहीं, फिर तो पीपल्स पार्टी के साथ भी आप बैठेंगे। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं वो उस यूनिफॉर्मिटी की बात है कि उससे चाहे वो पीपल्स पार्टी का कारकुन हो, नून लीग का कारकुन हो, पीटीआई का हो या एमक्यूएम का कारकुन हो, उन सबको फायदा होगा। उन सबके घरों में पानी उनको पीने का साफ पानी मिलेगा, सीवरेज का पानी बाहर उनके घरों से बाहर निकलेगा। ये सिर्फ कराची के लिए हम नहीं इख्तियार मांग रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हम उस इख्तियार की बात कर रहे हैं जो आइन में दर्ज है। अगर वो उसको अगर नहीं देना तो आइन से निकाल दें, फिर तरमीम करने की क्या जरूरत थी कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट को दिए जाएंगे, लोकल गवर्नमेंट को। अगर नहीं देने तो उससे बाहर करें ना, फिर अमेंडमेंट करके उसको भी फारिग कर दें। अगर लिख दिया था तो उसके इख्तियारात तो दिखें, दर्ज करें। यहाँ सूबों ने, तमाम सूबों ने वो इख्तियारात अपने पास रखें। लोकल बॉडी का एक मिनिस्टर बना दिया, वो तमाम सूबे के जितने इलेक्टेड मेयर्स होते हैं उनको उनके इख्तियारात को अपने पास रख लेता है। चीफ मिनिस्टर के पास सारा पैसा हसन साहब एक मिनट दीजिएगा, जरा इसको कंक्लूड करते हैं। अली बुखारी साहब, आप कह रहे हैं जो रिगिंग हुई है, लेकिन परवेज खटक साहब हार गए अपनी सीट, जहांगीर तरीन भी हार गए, मियां नवाज शरीफ भी मनसेरा से हार गए, तो फिर ये क्या है? ये फिर जहां पर आप कह रहे हैं कि ये चीजें मैनेज की गई, तो फिर इन हल्कों के अंदर क्यों नहीं हुई? देखिए जी, मैंने तो स्ट्रेट फॉरवर्डली एक चीज कही है कि हमें डे फर्स्ट से आरओज के ऊपर एतराज था। अच्छा। और आज भी आरओज के ऊपर एतराज है, और ये सारी मैनिपुलेशन आरओज ने की है। एंड आई टेल यू कि इन सब आरओज का जो है आप देख लीजिएगा, अल्टीमेटली इनके ऊपर कंप्लेंट्स भी होंगी और इनके ऊपर एफआईआर भी होंगी, और ये प्रूव होगा। मगर अगर आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट आपका मान लिया जाए कि इलेक्शन जो है वो वहां पर मैसिव इरेगुलरिटीज थी, तो फिर ये इन हल्कों के अंदर क्या हुआ? मैं दोबारा कंक्लूड कर रहा हूं, पीएमएलएन के बड़े नाम आ रहे हैं। देखिए, मैं दोबारा आपको लेकर आ रहा हूं। पहली साइड पे हमारी एक पिटीशन भी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में, आरओज के ऊपर हुई थी कि आरओज जो खुद ही हमारे ऊपर 144 लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा आरओ एडीसीजी इस्लामाबाद बैठा हुआ, वो ही 144 इंपोज करता है, वो ही मुझे जुलूस नहीं निकालने देता, रैली नहीं निकालने देता, अपनी कंपेन नहीं करने देता, और मेरे काउंटर पार्ट का जलसा रोड पे हो रहा होता है। अच्छा। और वही मेरा आरओ है जो मुझे कमरे के अंदर दाखिल नहीं होने दे रहा, जो कि लीगली बाउंड है वो, कि मैं जाऊंगा, अपना रिजल्ट कंक्लूड करेगा वो फॉर्म 45, उसके बाद फॉर्म 47 इश्यू करेगा। फर्दर मोर कि मुझे स्टे दे दिया आज ईसीपी ने, कल आपने ऑर्डर पढ़ा होगा, फर्स्ट स्टे आया उसके अंदर, और उसी ने वहां से स्टे हुआ सुबह 10 बजे, 4 बजे उसने स्टे की वोलेशन करते हुए, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की वोलेशन करते हुए उसने वहां से स्टे जो है वो, ये तारिक फजल चौधरी से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि स्टे बाद में हुआ है, नहीं, और उसमें साथ ही कहा गया है कि ऑलरेडी नॉट कंक्लूडेड। जी, मैं बिल्कुल मैं इसको क्लियर करता हूं, डॉक्टर साहब को पता नहीं होगा। 1 बजे का टाइम दिया हुआ था जो उन्होंने मीडिया के अंदर कोड हुआ, चेक कर लें, मैं आई टेक माई वर्ड्स, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं पूरी। और सुबह 10 बजे का हमें ईसीपी ने बुलाया, और 11 बजे नोटिस हो चुका था ईसीपी की तरफ से। 11 बजे नोटिस हुआ, 11 बजे नोटिस हुआ, 1 बजे का टाइम था, और वहां पर ओपन कोर्ट में मीडिया के सामने उनको कहा गया कि सर डिलीवर होगा। उन्होंने कहा अभी मैं अपने डीडीओ कह रहा हूं, यहां से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद अभी यहां से डिलीवर हो जाएगा। अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हसन साबिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कादिर मंदुखेल ने भी हमें ज्वाइन किया। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।